हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे कूलाम के नियम पर आधारित कुछ प्रीवियस ईयर्स में आए हुए नीट के क्वेश्चन। देखो, दो बिंदु आवेश ए और बी जिन पर क्रमशः है प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है। मतलब अपने पास दो बिंदु आवेश है, एक ए बिंदु जिस पर प्लस क्यू आवेश है और दूसरा बिंदु है बी जिस पर माइनस क्यू आवेश है। और क्या कहा गया है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है, मतलब कुछ दूरी मैंने मान ली दोनों के बीच की दूरी डी है, तो इनके बीच में, और फिर क्या कहा गया है, और इनके बीच में लगने वाला बल एफ है। तो एफ इज इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू स्क्वायर। फॉर्मूला क्या लगे, के Q1 Q2 अपॉन आर। तो Q1 की वैल्यू Q, Q2 की वैल्यू Q और R की वैल्यू D। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या कहा गया आगे, यदि A का 25% आवेश B को स्थानांतरित कर दिया जाए, इसका मतलब इस Q का 25% इसमें से तो कम हो जाएगा और इसके पास चला गया। ठीक है, तो पहले देखो Q का 25% कितना होता है, Q का 25% कितना आ जाएगा, Q इंटू 25/100 कहने का मतलब 1 और ये 4, तो Q/4 आ गया। तो ये Q/4 Q से तो घट गया, यानी A से B की तरफ स्थानांतरित हो रहा है, तो Q में प्लस Q में से तो कम हो जाएगा और माइनस Q में ऐड हो जाएगा। तो देखो अब A पर कितना आवेश बचेगा, A पर आपके पास आवेश बचेगा Q माइनस Q/4। Q में से Q/4 माइनस किया तो आपके पास आया 3Q/4। ठीक है, और ये इस माइनस Q में ऐड हो जाएगा, तो माइनस Q प्लस Q/4, क्योंकि A से 25% निकल कर B पर जा रहा है, तो A में से मैंने Q/4 25% आवेश घटा दिया और B में ऐड कर दिया। तो इसके पास कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, -4Q प्लस Q, तो माइनस का 3Q/4। तो A के पास 3Q/4 प्लस का और B के पास माइनस का 3Q/4 आवेश। अब इनके बीच में बल F डैश इज इक्वल टू, देखो K, Q1 की वैल्यू कितनी है भाई, 3Q/4, Q2 की वैल्यू कितनी है, 3Q/4, कैपिटल Q, 3Q/4 डिवाइडेड बाई बीच की डिस्टेंस वही है, बीच की डिस्टेंस D है, तो डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। तो F डैश इज इक्वल टू आ गया 3 × 3 9 K Q इंटू Q स्क्वायर, ये डिवाइड में चले जाएंगे, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 डी स्क्वायर। ओके, अब देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, समीकरण 1 से क्या आने वाला आपके पास, F डैश इज इक्वल टू, देखो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, यहां से देखो के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, एफ की वैल्यू है, तो ये आ गया 9/16 F, ये आंसर हो जाएगा। तो इसका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कल्पना कीजिए कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के आवेश में अलग अंतर है। इसमें एक -E और दूसरा E प्लस डेल्टा ई। मान लो प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर आवेश है E प्लस डेल्टा ई और इलेक्ट्रॉन पर आवेश है माइनस का E। ठीक है, थोड़ा सा अंतर हो गया डेल्टा ई का। यदि एक दूसरे से दी दूरी पर रखे हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच, जहां दूरी परमाणु के साइज से बहुत अधिक है, इसका मतलब हो गया कि जो बीच की दूरी है उसकी तुलना में परमाणु का आकार बहुत छोटा है, तो इसका मतलब इस परमाणु के ऊपर जो आवेश है वो बिंदु रूप में मान सकते हैं। स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल का परिणामी शून्य है, मतलब स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल का जो अनुपात होगा वो शून्य है, तो डेल्टा ई की वैल्यू निकालनी है। तो देखो डियर, अपने पास दो हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन, और कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ऐसे ही दूसरे नंबर का हाइड्रोजन परमाणु है, नाभिक में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ है, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, एक दूसरे से डी दूरी पर है, तो इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है, डी डिस्टेंस दे रखी है। ठीक है, तो पहले तो ये देखो प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु पर आवेश कितना होगा,
प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु पर आवेश, परमाणु पर आवेश मतलब कुल आवेश Q इजिकल टू, देखो प्रोटॉन पर आवेश कितना है E प्लस डेल्टा ई, और इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस का E, तो इसका मतलब E से E कैंसिल हो गया, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई, डेल्टा E आ गई। अब देखो इन दोनों परमाणु के बीच में स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल को अपन किससे डिनोट करते हैं, स्थिर विद्युत बल को डिनोट करते हैं Fe से, Fe बराबर K, Q1 की वैल्यू कितनी है, यानी इस पर भी डेल्टा E आवेश है और इस पर भी डेल्टा E आवेश है, क्योंकि प्रोटॉन पर आवेश E प्लस डेल्टा E और इलेक्ट्रॉन पर माइनस E, E से E कट गया तो नेट आवेश कितना बचा, डेल्टा E। तो K, इसके पास डेल्टा E आवेश है, इसके पास भी डेल्टा E है, दोनों पॉजिटिव है, तो डेल्टा E का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बीच की डिस्टेंस है D, तो D का स्क्वायर। ये तो स्थिर विद्युत बल हो गया। अब गुरुत्वाकर्षण बल यानी गुरुत्वीय बल को डिनोट करते हैं Fg इजिकल टू, फॉर्मूला होता है G हाइड्रोजन का द्रव्यमान, देखो दोनों हाइड्रोजन के परमाणु है, तो G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, m1 की वैल्यू मतलब हाइड्रोजन का द्रव्यमान mh, और इसका भी mh हो गया तो इसका स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाई बीच की डिस्टेंस, इसकी भी d है तो d स्क्वायर। फॉर्मूला है ना, गुरुत्वाकर्षण बल निकालने का फॉर्मूला होता है G m1 m2 अपॉन बीच की डिस्टेंस, तो G गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक है, m1 की वैल्यू यानी पहले हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान जो mh है, m2 का मतलब दूसरे हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान जो भी mh है, तो mh इंटू mh का स्क्वायर कर दिया मैंने, डिवाइडेड बाई d स्क्वायर। समझ गए बात, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो क्या दिया हुआ है, गुरुत्वीय बल और स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वीय बल का परिणामी नेट है, परिणामी नेट जो बल है शून्य है, तो Fe डिवाइड बाई Fg इजिकल टू शून्य, इसका मतलब हो गया Fe इजिकल टू Fg। वैल्यू रखो, Fe की वैल्यू कितनी है अपने पास, Fe की वैल्यू है K डेल्टा E का स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर इजिकल टू Fg की वैल्यू है G mh का स्क्वायर बाई D का स्क्वायर, हाँ या ना बोल, D स्क्वायर से D स्क्वायर कैंसिल, डेल्टा E की वैल्यू निकालनी है तो डेल्टा E का होल स्क्वायर इधर छोड़ और ये K दूसरी तरफ लेके जा, तो G mh का स्क्वायर डिवाइडेड बाई K, अरे बोलो समझ में आया, डेल्टा E का स्क्वायर हटाएंगे है ना, स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगी वैल्यू, G mh का स्क्वायर डिवाइडेड बाई K, वैल्यू पुट करो, डेल्टा E इजिकल टू अंडर रूट, देखो G की वैल्यू होती है, G की वैल्यू है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11, ठीक है, इंटू mh की वैल्यू 1.67 गुना 10 की पावर माइनस 27 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई K की वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9, तो डेल्टा E इजिकल टू देखो 6.67 यानी 1.67 को 1.67 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा बताओ, 1.67 को 1.67 से मल्टीप्लाई करोगे 2.56 आ जाएगा, तो एक वैल्यू तो ये 2.56 इंटू 10 की पावर माइनस 11 इंटू 10 की पावर माइनस, देखो 27 पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 10 की पावर माइनस 54 डिवाइड बाई 9 इंटू 10 की पावर 9, देखो पावर देखो आप 10 की पावर कितनी हो जाएगी माइनस की 65, ये ऊपर और आएगी 10 की पावर माइनस की 65 हो गई है, और ये 10 की पावर 9 ऊपर और जाएगी माइनस की हो जाएगी, तो माइनस की 74, और माइनस की 74 यानी पावर जब अंडर रूट हटाते हैं तो पावर हाफ हो जाती है, यानी
37, 10 की पावर 37 बचेगी माइनस की। तो ये देखो आंसर आ गया। कोटि पूछी है अपने को, ये कैलकुलेशन के अंदर आपको बिल्कुल नहीं फंसना, आपको देखना है पावर। देखो 10 की पावर आस पास में अगर मान लो 1-2 भी कम नहीं है, बहुत ज़्यादा अंतर है पावर के बीच में, इसका मतलब अपन ऐसे डायरेक्ट देख लेंगे। और इसको पूरा सोल्व करो, थोड़ा फर्जीवाड़ा करते हैं अपन। अंडर रूट 6.67 इंटू 2.56 मल्टीप्लाई करोगे तो 17.07 आ जाएगा। 07 इंटू 10 की पावर सारी ऊपर ले जा रहा हूँ मैं, 10 की पावर -65 हो गई, ये 9 जुड़ गई, 10 की पावर -9 हो गई, तो 10 की पावर -74 हो गई, -74 और डिवाइड बाई 9। ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो डेल्टा E इजिकल टू आ जाएगा अंडर रूट 17.07 को अगर आप 9 से डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू आने वाली है 1.89 इंटू 10 की पावर -74। ओके, अब आप इसका अंडर रूट करोगे तो 1.89 का अंडर रूट कितना होता है, 1.89 का अंडर रूट हो जाएगा 1.37 और 10 की पावर -74 का हो गया 10 की पावर -37 गुलाम। कोटि बतानी है अपने को, तो 10 की पावर -37 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आप यहाँ से डायरेक्ट इतनी वैल्यू रख ली। अब पावर चेक कर लेना आप, 10 की पावर -54 हो गई, माइनस की 11 तो माइनस की 65 और 9 और जुड़ गई, ऊपर जाके माइनस की होगी तो माइनस की 74 का अंडर रूट किया, माइनस का 37 राइट आंसर हो गया। समझ गए। नंबर 3 है, किसी उभयनिष्ठ बिंदु से L लंबाई के दो द्रव्यमानहीन डोरियों से निलंबित दो सर्वसम आवेशित गोले अन्योन्य प्रतिकर्षण के कारण आरंभ में एक दूसरे से D जो 1 से बहुत कम है दूरी पर है, दोनों ही गोलों से एक नियत दर से आवेशों का क्षरण प्रारंभ होता है और इसके परिणाम स्वरूप एक दूसरे की ओर v वेग से आते हैं, तब दोनों गोलों के बीच की दूरी का अक्ष के फलन के रूप में वेग v का विचरण किस रूप में होता है, v समानुपाती होगा अक्ष की पावर -1/2, v समानुपाती होगा अक्ष की पावर -1, v समानुपाती होगा अक्ष की पावर 1/2 और v समानुपाती है अक्ष। इसमें से देखना कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो देखो डियर, पहले है ना स्टार्टिंग के अंदर दो आवेशित गोले हैं तो इसके बीच में प्रतिकर्षण लगेगा और ये एक दूसरे से इस तरह से एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, लेकिन आवेश का क्षरण पर आरंभ होता है नियत दर से, मतलब आवेश का मान घटता जाता है जिसके कारण आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान कम हो जाएगा और ये गोले एक दूसरे की तरफ आएंगे। तो इसमें पूछा ये किस वेग से आएंगे और अक्ष के पदों में बताना है और अक्ष आपको इन दोनों गोलों के बीच की दूरी लेनी है। तो देखो अपने पास यानी किसी दृढ़ आधार से एक द्रव्यमानहीन डोरियों से ऐसे दो गोले लटके हुए, ठीक है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो अक्ष है, ठीक है, ये इसकी माध्य स्थिति थीटा और ये भी थीटा, कहने मतलब ये बहुत कम दूरी पर है, d वेरी लेस देन 1 का मतलब होता है कि ये बहुत कम दूरी पर हैं दोनों, जिसके कारण अपन थीटा की वैल्यू अलग ले सकते हैं। ओके, और इसकी लंबाई l है। देखो बेटा इसके ऊपर ये जो गोला है इसके ऊपर नीचे की तरफ भार बल लगता है mg, ठीक है, और ये दोनों है ना, दोनों समान रूप से आवेशित है तो इनके बीच में प्रतिकर्षण हो रहा है, इसका मतलब ये गोला इस पर इधर धक्का लगाएगा, ये विद्युत बल हो गया, ठीक है। अब देखो एक तनाव बल जो आलंबन बिंदु की तरफ होता है जहां से ये बंधा हुआ है धागा, तो ये तनाव बल हो गया T। अब तनाव बल को घटकों में वियोजित करते हैं, ये तनाव बल का ऊर्ध्वाधर घटक होगा, ये दोनों समांतर हो जाएंगे, ये प्रतिच्छेद कर रही है, इसका मतलब ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, एकांतर कोण। अच्छा भाई, तो जो थीटा के साथ वाला होता है वो कोस थीटा का घटक होता है तो टी कोस थीटा, और इधर जो घटक आएगा वो टी साइन थीटा। ध्यान देना टी कोस थीटा एम जी को संतुलित कर रहा है और टी साइन थीटा एफ ई को संतुलित कर रहा है। तो अपने पास दो इक्वेशन बन गई, टी कोस थीटा
बराबर आया mg समीकरण नंबर 1, और t साइन थीटा बराबर आया fe। ओके, अब देखो ये समीकरण नंबर 2, आप समीकरण 2 बटा समीकरण 1 करो। समीकरण 2 भाग समीकरण 1 से समीकरण 2 में 1 का भाग लगाया तो t साइन थीटा बटा t कोस थीटा इज इक्वल टू, इधर क्या आया एफ ई डिवाइड बाई एम जी, टी से टी कैंसिल्ड आउट हो गया, साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर है टेन थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाई एम जी। हाँ या ना बोल। अच्छा जी, अब आपको पता है कि अगर ये कोण इनके बीच की दूरी बहुत कम है डी, तो ये थीटा भी अलप है, यानी अलप कोण, या थीटा के अलप मान के लिए अलप मान के लिए टेन थीटा सिमिलर साइन थीटा, यानी टेन थीटा बराबर साइन थीटा भी लिख सकते हैं। इसका मतलब टेन थीटा की जगह साइन थीटा लिखो, आपके पास आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई बटा एम जी। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो भाई, साइन थीटा इस ट्रायंगल में यहाँ एक त्रिभुज दिख रहा है आपको। अच्छा, ये पूरी अक्स डिस्टेंस है तो ये कितनी हो जाएगी x/2, और ये डिस्टेंस l है, यानी ये तो आपका हो गया आधार, ये हो गया लंब और ये हो गया करण। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे करण, तो लंब कितना है x/2 और करण कितना है l। तो ये समीकरण नंबर पहले 2 आ गई क्या, ये 3 नंबर। अब देखो चित्र की ज्यामिति से साइन थीटा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, लंब बटे करण। लंब है x/2 और करण कितना है l, तो l। समीकरण नंबर 4, समीकरण 3 और 4 से क्या हो जाएगा, 3 और 4 से देखो भाई साइन थीटा की जगह आप x बटा 2l लिख सकते हो इज इक्वल टू एफ ई। अरे एफ ई बताओ, इन दोनों के बीच में एफ ई लग रहा है, इस पर मान लो क्यू आवेश है, इस पर क्यू आवेश है, बीच की डिस्टेंस x है, तो एफ ई बराबर क्या हो गया के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो के क्यू इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये तो मैंने एफ ई की जगह लिखा है, एफ ई की वैल्यू आ गई के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और डिवाइड में एम जी है उसको एज इट इज लिखा। मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स को इधर ले जाओ, बाकी सभी दूसरी तरफ। तो एक्स की पावर 3 हो जाएगी, एक्स की पावर 3 एम जी क्रॉस मल्टीप्लाई किया और इधर आया 2l के क्यू स्क्वायर। हाँ या ना बोल। यहाँ से x की पावर 3 बराबर हो गया 2kl क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी। अगर आप इसकी पावर हटाओगे, पावर 3 हटाओगे, तो क्या आने वाला आपके पास, x इज इक्वल टू आ जाएगा 2kl की पावर 3। अब देखो आगे क्यों करो, यहाँ से काम निकाल लेंगे अपन। x की पावर 3, इधर देखो दो कांस्टेंट, k कांस्टेंट, जो लंबाई है धागे की ये कांस्टेंट, ये m यानी जो गोले हैं उसका द्रव्यमान है, जो नियत है g का मान 9.8 जो नियत होता है, तो ये तो वैल्यू सारी नियत हो गई, ये सारे के सारे क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए, है ना। तो इसका मतलब क्यू स्क्वायर बचा, तो x की पावर 3 ये सारे नियतांक है, तो इसका मतलब समानुपाती हो गया क्यू स्क्वायर, है ना। x की पावर 3 बराबर k, इसको सभी को नियतांक मान लिया, नियतांक क्यू स्क्वायर, नियतांक को हटाओगे तो x की पावर 3 समानुपाती x की पावर 3 समानुपाती क्यू स्क्वायर हो गया। अब आप केवल इधर q रखना चाहो तो q समानुपाती x की पावर ये ऐसे आ जाएगी 3/2। अगर इधर इसकी पावर हटाना चाहो तो ये x की पावर 3/2 बन जाएगी। अब देखो डियर, यहाँ तक पहुंच गए अपन। अब क्या कह रहा है कि अपने को वेग निकालना है, यानी किस वेग से एक दूसरे की तरफ आएंगे, तो t के सापेक्ष अवकलन कर दो। t के सापेक्ष अवकलन करने पर आपके पास आएगा dq बाई dt बराबर, समानुपाती ले लो चाहिए यार, क्या जाता है, इसका x की पावर 3 का t के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा,
n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 यानी 3/2 एक्स की पावर 3/2 माइनस 1 है। 3/2 माइनस 1 कितना आ रहा है? एक्स की पावर 1/2 बची क्या, और टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो dx बाई dt आ जाएगा, हाँ या ना बोल। अब dq बाई dt समानुपाती ये 3/2 एक्स की पावर 1/2 dx बाई dt वेग का फॉर्मूला हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान दे ले भाई, dq बाई dt यानी गोलों के अंदर जो नियत दर से आवेशों का क्षरण हो रहा है, इसका मतलब dq बाई dt क्या है, नियत है। ठीक है, इधर 3/2 नियतांक है ही, ठीक है। तो क्या बचा, x की पावर 1/2 इंटू वी, कहने का मतलब x की पावर 1/2, क्या लिख दिया है, x की पावर 1/2 इंटू वी बराबर नियतांक है। ये सारे के सारे नियत है, आप चाहे इसको इधर भेज देना तो dq बाई dt भी नियतांक है, 3/2 भी नियतांक है, तो इसका मतलब ये दो पद बचे। ठीक है, अगर मैं इसको इधर भेजूं x की पावर 1/2 को, तो v बराबर नियतांक x की पावर 1/2, ऊपर आएगा v बराबर नियतांक x की पावर माइनस 1/2, माइनस में हो जाएगी ना, और जब आप नियतांक हटाओगे v समानुपाती x की पावर माइनस 1/2, मतलब ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। समझ में आया ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दो धनात्मक आयन जिनमें से प्रत्येक पर q आवेश है। मतलब अपने पास दो धनात्मक आयन है, एक धनात्मक आयन ये हुआ और एक ये रहा, इस पर भी q आवेश है और इस पर भी q आवेश है, एक दूसरे से d दूरी पर है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो d दे रखी है। यदि आयनों के बीच प्रतिकर्षण बल F हो तो प्रत्येक आयन से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, यानी इन दोनों आयनों में से कितने कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो देखो बेटा, F का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 मतलब Q इंटू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। अब K इजिकल टू क्या होता है, K का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। Q का फॉर्मूला क्या होता है, Q इजिकल टू NE होता है, और अपने को ये N कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब Q की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, NE लिख सकते हैं। तो F इजिकल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट NE, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। ओके, तो अब अपने पास आ जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट N स्क्वायर E स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। ठीक है, N स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो N स्क्वायर बराबर हो जाएगा F डी स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर। N बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F डी स्क्वायर बाई ई स्क्वायर। देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F ई स्क्वायर बाई, ये तो सही नहीं है भाई, ये देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F डी स्क्वायर बाई ई स्क्वायर, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, किन्हीं दो आवेशों के बीच के विद्युतशीलता वाला माध्यम भर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला अधिकतम बल, यानी अपने पास दो आवेश है और पहले दोनों निर्वात में है, एक दूसरे से d डिस्टेंस पे है, तो इनके बीच में जो बल लगेगा F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके बीच में कोई के विद्युतशीलता वाला माध्यम भर दिया जाए तो जो माध्यम में बल लगता है Fm बराबर के Q1 Q2, के की वैल्यू देखो, के की वैल्यू रखूँ मैं यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट निर्वात के लिए है ना, निर्वात या वायु के लिए, और यहाँ पे कितना हो जाएगा Fm इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। देखो डियर, एप्सिलॉन m बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू के, फॉर्मूला आया था, तो Fm इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटा डी स्क्वायर। समीकरण नंबर 2, समीकरण में 2 में 1 का भाग दे, तो समीकरण 2/1 से 2 बटा समीकरण 1 से क्या आ जाएगा भाई, Fm की वैल्यू रख,
एफ एम बाई एफ एम की वैल्यू रख 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन एफ एम के एप्सिलॉन इंटू के Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर डिवाइड बाई 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। इससे ये कट गया, 4πε0 से 4πε0 गया, तो क्या बचा, एफ एम बट्टा एफ इजिकल टू 1/k। एफ एम इजिकल टू कितना हो जाएगा, एफ को इधर भेज, एफ बाई के। इसका मतलब क्या होगा, जो नया बल आएगा वो के गुणा कम हो जाएगा, के गुणा कम हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। समझ गए।